नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। आज एक खबर के ऊपर दो साहित्यकारों के बीच हुई बातचीत को लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। हुआ यह है कि गीता प्रेस गोरखपुर को मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी के मार्फत जिस तरह से गांधी शांति पुरस्कार दिया है, उसे लेकर बड़ा बवाल हो रहा है देश में। बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये गांधी के नाम पर कलंक है कि उसको गीता प्रेस को दिया जाए पुरस्कार, और कई लोगों का ये मानना है कि गीता प्रेस की परले दर्जे की बेईमानी है कि गांधी के मूल्यों के विरोधी रहते हुए, गांधी के सिद्धांतों के विरोधी रहते हुए गीता प्रेस ने जिस तरह से उस सम्मान को ले लिया है, पुरस्कार को ले लिया है। हालांकि गीता प्रेस ने एक धूर्तता उसमें ये भी की है कि 1 करोड़ रुपए की इनाम राशि को नहीं लिया है। ये बात समझने की ज़रूरत है कि गीता प्रेस जितनी संपन्न, जितनी बड़ी संस्था है, उसके लिए 1 करोड़ रुपए मायने नहीं रखता है, और नगद राशि को लेने से मना करके उसने एक किस्म से अपने हाथों अपनी महानता साबित करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ जिस गांधी के साथ बड़ी असहमति रही गीता प्रेस की, जिस गीता प्रेस के प्रकाशन गांधी की आलोचना भी करते रहे, और तब से लेकर आज तक अब न गांधी रहे न गीता प्रेस के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार रह गए, लेकिन आज तक गीता प्रेस जिस तरह से अपनी कई किताबों, अपनी बुकलेट्स को लेकर गांधी के मूल्यों के खिलाफ, गांधी की सोच के खिलाफ एक हिंसक अभियान चलाता है, उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाता कि गांधी के नाम के किसी पुरस्कार या सम्मान को वो मंजूर करे, लेकिन उसने किया। अब ऐसे में एक दिलचस्प डेवलपमेंट ये हुआ कि देश के एक चर्चित लेखक हैं कृष्ण कल्पित। ये साहित्यकार हैं, लिखते रहे हैं, और इसके साथ साथ ये कभी कभी किसी विवादों में भी उलझे हुए हैं। किसी के बारे में इन्होंने कुछ भाषा अभद्र इस्तेमाल की, ऐसा लोगों का कहना है, इसलिए ये विवादों में भी घिरे रहे। इन्होंने अभी फेसबुक पर एक अभियान छेड़ा गीता प्रेस की वकालत करते हुए, और गीता प्रेस का विरोध करने वाले लोगों का अपमान भी करते हुए, उनके खिलाफ लिखते हुए एक अभियान छेड़ा इन्होंने। 1 दर्जन करीब इन्होंने पोस्ट अलग अलग फेसबुक पर लिखी हैं, जिसमें इन्होंने लिखा है कि गीता प्रेस कितनी महान है, अगर आज वो कुछ हैं तो गीता प्रेस की मेहरबानी से हैं। इस देश के लोग अगर पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, तो वो गीता प्रेस की वजह से हैं। ऐसी अनगिनत बातें उन्होंने लिखी हैं। इसके साथ साथ उन्होंने देश के एक जाने माने वामपंथी विचारधारा वाले चिंतक जो जबलपुर में रहते हैं, ज्ञान रंजन, जो एक वक्त साहित्य की देश की एक सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका पहल निकालते थे, उसके संपादक थे, ऐसे ज्ञान रंजन से बातचीत करके कृष्ण कल्पित ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि ज्ञान जी का उनके पास फ़ोन आया और उन्होंने गीता प्रेस के बारे में ऐसा ऐसा कहा। तो ज्ञान जी के बारे में, ज्ञान जी से हुई बातचीत जिस तरह से कृष्ण कल्पित ने उनके संदर्भ में नाम सहित अपने फेसबुक पेज पर लिखी, उसको लेकर देश के बहुत से लोगों में बड़ी बेचैनी है, जिनकी नज़रों में ज्ञान रंजन की छवि एक बिल्कुल अलग किस्म की है। एक वामपंथी सोच वाले, प्रगतिशील सोच वाले, जिन्होंने पूरी जिंदगी एक बहुत ही अच्छी, प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण पत्रिका निकाली, उसके संपादक रहे, क्या वो गीता प्रेस के बारे में ऐसा सोच सकते हैं? क्या वे गीता प्रेस का विरोध करने वालों के बारे में ऐसा सोच सकते हैं? ऐसा एक विवाद चल रहा है। मैं आज उसी विवाद पर टिप्पणी करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। इसके लिए मुझको थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा कि कृष्ण कल्पित ने क्या क्या कहा है गीता प्रेस की वकालत में। उनमें से कुछ बातें तो मुझको गिनानी पड़ेंगी, तो वो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कृष्ण कल्पित ने गीता प्रेस के बारे में लिखा, गीता प्रेस नहीं होती तो मैं अभी तक भेड़ बकरियां चराने वाला चरवाहा होता, कवि नहीं होता। उन्होंने ये कहा है वकालत में कि गीता प्रेस ने आज तक मनुस्मृति प्रकाशित नहीं की है। हनुमान प्रसाद पोद्दार को भारत सरकार ने भारत रत्न देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इसे इनकार कर दिया। इन्होंने अक्षय मुकुल, जिन्होंने कि गीता प्रेस पर एक किताब लिखी है, उनका एक इंटरव्यू भी हमने पोस्ट किया था। अक्षय मुकुल की आलोचना करते हुए कहा है कि ये लेखक नादान है जिसने गीता प्रेस की आलोचना की है। बहुत सारी बातें उन्होंने और कही हैं।
लेकिन मैं इन बातों पे नहीं जाता। गीता प्रेस की वकालत करना हर किसी का अपना हक है, लेकिन मैं कृष्ण कल्पित पे लिखे हुए पे इसलिए बात करना जरूरी समझता हूँ कि उन्होंने ज्ञान रंजन के बारे में लिखा, ज्ञान रंजन से अपनी बातचीत लिखी। उन्होंने लिखा कि 87 की उम्र में भी वही खनकती हुई आवाज़। आज सुबह जबलपुर से ज्ञान रंजन का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मेरे गीता प्रेस पे लिखे हुए आलेखों की तारीफ की और कहा कि गीता प्रेस जैसी दुनिया की अनोखी जनतांत्रिक संस्था की आलोचना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के जयराम रमेश हों या हिंदी के अन्य लेखक बुद्धिजीवी जो भी गीता प्रेस की आलोचना कर रहे हैं वे इस मिट्टी की तासीर से अनभिज्ञ हैं। गीता प्रेस दुनिया का अनोखा छापाखाना है, इसका विरोध नहीं, अध्ययन और शोध होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने लंबा लिखा है कि ज्ञान रंजन जी ने किस तरह उनके पिता रामनाथ सुमन और गीता प्रेस के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार इनके निजी संबंधों के बारे में, कि कैसे पारिवारिक संबंध थे, कैसा परस्पर सम्मान का संबंध था, कैसे हनुमान प्रसाद पोद्दार ने ज्ञान रंजन जी के पिता की एक वक्त मदद की थी। ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हैं और ये भी लिखा है कि ज्ञान रंजन जी के पिता रामनाथ सुमन गांधीवादी थे। इन बातों को लेकर मुझको थोड़ी सी एक असुविधा होने लगी, मैं ज़रा असहज होने लगा। इसलिए मैंने ज्ञान रंजन जी को आज सुबह फ़ोन किया और उनसे मैंने पूछना चाहा कि कृष्ण कल्पित जी ने आपके बारे में जो लिखा है कि आपकी उनकी बातचीत हुई, तो क्या आपने ऐसा कहा है? तो मैं उनसे मेरी जो बातचीत हुई उनकी इजाज़त लेकर मैंने रिकॉर्ड किया है। उनकी बातचीत को मैं अभी सुनाता हूँ आपको। जो उन्होंने कहा है उसके बारे में मैं कहूँ कि उन्होंने कहा है उससे बेहतर है कि आप खुद सुने। तो मैं आपको अभी सुनाता हूँ कि ज्ञान रंजन जी ने इस बारे में मेरे टेलीफोन कॉल पर क्या कहा। ये सुनना जरूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि कृष्ण कल्पित जी की कही हुई बात और ज्ञान रंजन जी की कही हुई बात में थोड़ा सा मुझको फ़र्क लग रहा है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को सुनना। इसको कम महत्व का मत मानिएगा। ज्ञान रंजन जी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। गीता प्रेस का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। गीता प्रेस को गांधी के नाम का देश का सबसे बड़ा सम्मान देना, पुरस्कार देना, आपत्ति की बात यह है। आपत्ति की बात यह नहीं है कि गीता प्रेस रामचरितमानस या गीता क्यों छापता है। आपत्ति की बात यह नहीं है। गीता प्रेस ने घर घर में धार्मिक किताबें पहुंचाई, इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं है। लोग इन तमाम आपत्तियों के जवाब में ये कह रहे हैं कि गीता प्रेस ने अच्छा काम क्या क्या किया है। ये मेरे सहित बहुत से लोगों की आपत्ति ये नहीं है कि उन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं किया है। हमारा ये कहना है कि महिलाओं का, दलितों का जितना विरोध किया है गीता प्रेस ने, आज भी कर रहे हैं, अपनी पत्रिकाओं को लेकर, अपनी पत्रिकाओं में, अपनी किताबों में कर रहे हैं, ये विरोध सामान्य विरोध नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये एक हिंसक विरोध है, ये एक जुर्म की तरह का विरोध है, भले हिंदुस्तान के कानून में ये जुर्म साबित ना हो। इसलिए हमारी आपत्ति गीता प्रेस को लेकर यह है कि इन्होंने हिंदू धर्म का चाहे जितना भी भला किया हो, इन्होंने महिलाओं के हक पे हमला किया है, महिलाओं के साथ बेइंसाफ़ी की है। इस बात को लेकर मैंने ज्ञान रंजन जी से बात की कि क्या उन्होंने कृष्ण कल्पित को ऐसा कहा है। तो उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए इस बात को। ज्ञान रंजन जी, मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि कृष्ण कल्पित जी ने फेसबुक पर जो लिखा है आपका संदर्भ देते हुए गीता प्रेस के बारे में आपका क्या कहना है, तो मैं उस पर आपकी टिप्पणी चाह रहा था कि आपका क्या कहना है उस पर। देखिए, ऐसा है कि मेरे पिताजी का गीता प्रेस से बहुत गहरा संबंध है जी, समझिए, और बहुत लंबा संबंध था। हनुमान प्रसाद पोद्दार उनके मित्र थे जी, उनके दोस्त थे, उनकी दोस्ती थी, उनका पत्र व्यवहार था जी। और इतना गहरा संबंध था कि हमारे पिताजी ने अपनी पूरी लाइब्रेरी ही गीता प्रेस को दे दी थी जी जी। हाँ, तो इसलिए हमारा जो संबंध है वो इतना ही है। मेरा और मेरे पिताजी के संबंध, वे गांधीवादी थे, गांधी जी पर विश्वास करते थे, गांधी जी पर उन्होंने सैकड़ों हजारों प्रश्न लिखे, लेकिन मैं गांधी जी से उस तरह से सहमत नहीं था, अपने पिता से भी उतना सहमत नहीं था, इसलिए मेरा उनसे कई बार विवाद भी होता था। लेकिन जो सच्चाई है
उसको मैंने बिल्कुल वस्तुगत तरीके से सामने कृष्ण कल्पित के रख दिया था। जी। तो जो कृष्ण कल्पित जी ने लिखा है, आपसे बातचीत जो उन्होंने लिखी है वो वैसी ही हुई थी जैसा उन्होंने लिखा है? हाँ हाँ, मतलब मैंने उनको जो बताया वही उन्होंने उसी को नोट करके उन्होंने फेसबुक पर डाल दिए। उसमें एक ऐसी धारणा बन रही है लोगों में कि गीता प्रेस आज जिस तरह के विवाद में फंसा हुआ है कि महिलाओं का विरोधी रहा है, हरिजनों का विरोधी रहा है, हरिजनों के मंदिर प्रवेश के खिलाफ रहा है, कुछ मुद्दों पर गांधी से असहमति के अलावा वो गांधी के खिलाफ भी उन्होंने लिखा। तो आपका जो कहना था कृष्ण कल्पित जी से, क्या ये उन सारे संदर्भों को देखते हुए कहना था? देखिए, ऐसा है कि हमारे पिता तो गांधीवादी थे जी, और गांधी जी की जीवनी लिखी। गांधी जी उत्तर प्रदेश में गांधी के ऊपर उन्होंने पूरा वॉल्यूम लिखा। गांधी की विचारधारा पर उन्होंने अनेक किताबें लिखी जो प्रकाशित हैं, करीब 30-40 जो है। जी, ऐसे व्यक्ति को जी गीता प्रेस स्वीकार करे, जी हनुमान प्रसाद पोद्दार स्वीकार करें, जी तो और वो लाइब्रेरी जो हमारे पिताजी ने गीता प्रेस को दे दी, उसके अंदर मार्क्सवाद को लेकर के, इतिहास को लेकर के, भारतीय समाज को लेकर के, अनेक प्रकार की विविधताओं को और लोकतंत्र को लेकर के सैकड़ों हजारों किताबें थी, इनको गीता प्रेस ने स्वीकार किया। जी, इसलिए मैं ये कहूँ कि वो गांधी जी के विरोधी थे। तो मुझे तो ऐसा, इसलिए मेरा अनुभव तो ये नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी के गांधी संबंधी अनेक लेख कल्याण में छपे हैं। जी जी, कल्याण कल्पत्रु में छपे हैं। जी जी, तो मैं कैसे, ये मेरा निजी संदर्भ, देखिए इस बात पर आप ध्यान दीजिए जी। मैं मुकुल जी की किताब पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ जी। मुकुल जी की किताब, जयराम रमेश की राय और मुकुल की किताब में जो गांधी जी पर जो गीता प्रेस पर टिप्पणी है, जो आरएसएस पर टिप्पणी है, वो एक कैसे उसमें सामने कैसे हो रहा है, इस कॉन्ट्रडिक्शन को, इस अंतर विरोध को तो देखना चाहिए जी। अब मैं इन तमाम चीजों से परे एक सार्वजनिक मुद्दे पर आ रहा हूं। मैंने गीता प्रेस के कुछ प्रकाशन देखे जो आज भी बाजार में हैं। उसमें महिलाओं के बारे में घोर दकियानूसी और घोर हिंसक बातें लिखी हुई हैं। और आज जो बहस चल रही है उसका एक बड़ा हिस्सा इसके ऊपर भी है कि गीता प्रेस महिला विरोधी था, महिला अधिकार विरोधी रहा, आज भी है। तो इस संदर्भ में आप कुछ कहेंगे क्या? नहीं, इससे मैं सहमति अपनी नहीं प्रकट कर रहा हूँ, लेकिन मुझको आप ये बताइए कि गीता प्रेस गोरखपुर स्त्री विरोधी है, स्त्री विरोधी टिप्पणियां करता रहा है, ये बात बुद्धिजीवियों को और लेखकों को 100 वर्ष बाद कैसे समझ में आ रही? क्योंकि आज इतना बड़ा सम्मान मिला, इसलिए ध्यान गया। नहीं, सम्मान तो उन्होंने, उसकी राशि और सम्मान तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। सम्मान स्वीकार किया है, राशि अस्वीकार की है। तो हाँ, तो ठीक है, उन्होंने उसको पूरी अपनी सहमति तो नहीं दी है ना, समझे। और उनको ये जो सम्मान दिया गया है, ये इसके पहले किसको किसको दिया गया है? काफी लोगों को मिला है। हाँ, तो जिन लोगों को मिला उनसे कोई असहमति है आपकी? अब मैं वो लिस्ट देखूंगा, मेरी जाहिर तौर पे इतनी असहमति तो किसी से नहीं है जितनी गीता प्रेस वाले मामले से मेरी व्यक्तिगत असहमति। ये घोर महिला विरोधी संस्थान है। मेरे पिता पूरी जिंदगी गीता प्रेस के प्रकाशन पढ़ते रहे, खरीदते रहे, बुलाते रहे, वो रेगुलर पाठक रहे। रामचरितमानस पर भी यही आरोप लगता है जो गीता प्रेस पर लगता है। जी जी, रामचरितमानस पर भी, तुलसीदास पर भी तो यही आरोप लगता है ना। जी जी, स्त्री विरोधी होने का। हाँ, लेकिन मैं अभी रामचरितमानस से एक अलग काल में लिखा गया था, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन गीता प्रेस के संस्थापकों ने खुद अपने नाम से जो बुकलेट्स लिखी हैं, उसमें महिला को हिंसा बर्दाश्त करने के लिए जो लिखा गया है कि पति अगर मारता है तो तुमको बर्दाश्त करना चाहिए, उससे तुम शुद्ध हो जाओगी। ये तो देखिए, ये तो इतना बेहुदा विचार है कि जिसको संसार का कोई भी व्यक्ति, किसी भी विचारधारा का व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करेगा आज। तो वो तो आज भी बेच रहे हैं इसको, वो तो आज भी बेच रहे हैं। नहीं, वो बेच रहे हैं और हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं,
और जी। केवल गीता प्रेस नहीं, ये जी। जो भारतीय समाज में हिंदू स्त्री के बिल्कुल। साथ ये बर्ताव तो बहुत लगातार होता रहा और आज भी हो बिल्कुल रहा है। बिल्कुल तो हम बिल्कुल। तो उसके विरोध नहीं रहेंगे, उसको जी। स्वीकार नहीं करेंगे ना। जी जी केवल जी गीता प्रेस पर ही ये आरोप नहीं लगाना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि पूरी हिंदू सभ्यता संस्कृति उत्तर भारत की, आप देखिए कि कर्नाटक के चुनाव में जी एक बहुत बड़ा मतलब जो लिंगायतों के अनेक मठ हैं वहां पर जी और अनेक नास्तिक मठ है वहां पर जो है, उसमें से एक मठ ने ये कहा, ये टिप्पणी है उनकी, ये प्रकाशित टिप्पणी है इंडियन एक्सप्रेस में जी और फ्रंट लाइन में कि ये जो उत्तर भारत की ब्राह्मण संस्कृति, हिंदू ब्राह्मण संस्कृति है, हम लोग इसका विरोध करते हैं जी। और मुसलमानों का जो आरक्षण स्वीकृत किया गया है और हमको दिया गया है उसको हम अस्वीकार करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लड़ाई तो जारी है दुनिया में। हाँ, लेकिन मेरा सवाल ज्ञान जी इस बात से उपजा था। सुन लीजिए, दक्षिण में यह लड़ाई बहुत साफ है, हाँ 100 साल से, लेकिन उत्तर भारत में ये लड़ाई थोड़ी गड़बड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। जब कोई अवसर आता है तब ये हम लड़ाई लड़ लेते हैं, एडॉक किस्म से लड़ लेते हैं, लेकिन ये लड़ाई निरंतर और एक बड़े मुकाबले के तौर पर ये लड़ाई नहीं लड़ी जाती। उत्तर भारत में जो हिंदू हैं, जो आज गीता प्रेस का विरोध कर रहे हैं, ये एडॉक किस्म का विरोध है, ये सामयिक विरोध है, ये कंटिन्यूअस, एक पूरा कंटिन्यूअस हिंदुत्व का जो विरोध है वो ये विरोध नहीं। लेकिन ज्ञान जी, मैं ये समझना चाहता हूँ, अक्षय मुकुल की किताब तो कुछ अर्सा पहले आई, वो आज इस पुरस्कार के बाद नहीं आई है। उन्होंने 5 साल मेहनत की, शायद 2015 से, और उसके बाद उनकी ये किताब आई, तो उन्होंने बड़ा लंबा रिसर्च करके उसको लिखा। उससे सहमति असहमति हो सकती है, हाँ, लेकिन तो वो तो होगी जी। लेकिन वो इस पुरस्कार मिलने के बाद की बात नहीं है। पुरस्कार के बाद तो उनसे इंटरव्यूज हो रहे हैं, जो मैंने भी किया है, लेकिन किताब तो उन्होंने बरसों पहले लिखी थी इस पर, और बरसों पहले उन्होंने ये स्थापित किया है डॉक्यूमेंट्स देकर कि ये पब्लिकेशन जो है किस तरह घोर महिला विरोधी है, किस तरह घोर दलित विरोधी है, किस तरह गांधी के जीवन में हनुमान प्रसाद पोद्दार ने हरिजनों का मंदिर प्रवेश करवाने का खुलकर विरोध किया था, खुलकर। जी। तो ये अक्षय मुकुल ने बरसों पहले, यानी 2-3 साल पहले किताब आई है, 5 साल पहले, 7 साल पहले उन्होंने रिसर्च किया। ये तो सुनील कुमार जी, ये जो गांधीवादियों का चरित्र है जी, कि आज भी गांधीवादियों, 2 तरह के गांधीवादी, एक चुपचाप अपना काम करते हैं, हाँ, और एक वो गांधीवादी हैं जो सरकारी चंदों से और गांधी शांति प्रतिष्ठान जैसी संस्थाएं बना करके वहां पर शांत से रहते हैं। तो ये आज भी ये संघर्ष है, ये सही गांधीवादियों का संघर्ष नहीं है। अगर सही गांधी, जैसे मेरे पिता अगर होते तो आज वो इस बात का निश्चित रूप से विरोध करते जो गीता प्रेस की भूमिका थी। गीता प्रेस का महिलाओं के प्रति जो रुख है उसका विरोध करते, क्योंकि उन्होंने, हमारे पिताजी ने तो नारी साहित्य पर, महिला साहित्य पर और उनकी मतलब उनकी स्वतंत्रता पर आज से 70-80 साल पहले किताबें लिखी हैं। जी। तो ज्ञान जी जो आज भी गीता प्रेस ये किताबें बेच रहा है, महिला विरोधी, महिलाओं के प्रति बहुत ही हिंसक है, इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि 100 वर्षों में गीता प्रेस का पूरा चरित्र बदल गया है। हनुमान प्रसाद पोद्दार को भी मरे हुए, हनुमान प्रसाद पोद्दार के मर जाने की, खत्म हो जाने के बाद गीता प्रेस जिन लोगों के हाथ में आया, वो तो पूरी तरह से कठमुल्ला लोग हैं, हाँ, बिल्कुल कट्टर हिंदू हैं, और वो उसी को चला रहे हैं। वो तो एक प्रकार का उनके लिए संपत्ति है। हाँ। गीता प्रेस अब एक संपत्ति है, वो एक सत्ता है, और वो निश्चित रूप से घट रही है, नष्ट हो रही है, खत्म हो रही है, लेकिन वो लोग अपने उसी मार्ग पर अड़े हुए हैं, क्योंकि भारतीय सत्ता नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो भारतीय सत्ता है इस समय, हिंदू सत्ता है, वो भी उनके अनुकूल है, इसलिए उनको पुरस्कृत भी किया गया। जी ज्ञान जी, आप जो कह रहे हैं कि हनुमान प्रसाद पोद्दार के जाने के बाद से इसका चरित्र बदल गया है, लेकिन मैं जिन प्रकाशनों की बात कर रहा हूं, जिनको मैं महिला विरोधी कह रहा हूं, ये सारे के सारे उन्हीं के वक्त के हैं, उनके, और जयप्रकाश गोयंता ऐसा नाम है, उनके लिखे हुए हैं, उन्हीं की लिखी हुई है। उनके समय में तो था ही,
मैं ये कह रहा हूँ उनके बाद यह कठमुल्लापन, ये चीजें बहुत बढ़ी हैं, बहुत बढ़ी। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। वो तो उनके समय में तो जो भी कर रहा हो वो कुछ गैर पारदर्शी या छिपा हुआ गोपनीय या आधा अधूरा रहा हो। अब तो वो खुल करके पूरा संपूर्ण हिंदुत्व आ गया है और मोदी तत्व उसके अंदर पूरी तरह से आ गया। इसीलिए ये मोदी की अध्यक्षता में ये पुरस्कार भी उनको इसीलिए दिया गया। हाँ, ये उनकी अध्यक्षता में हुआ, वो बैठे थे कमेटी में। हाँ, तो वो कमेटी में बैठे थे, उनकी अध्यक्षता में दिया गया है जी। तो ये यही कारण इसका बहुत बड़ा है जी। ये अलग अलग कई धर्मों में ऐसे कठमुल्ला लोग हैं, ऐसे पाखंडी लोग हैं, उसमें उनसे हमारा कोई अलग से खास विरोध किसी से नहीं है, क्योंकि दूसरे धर्मों में भी होंगे। हमारा विरोध केवल इस बात को लेकर था कि भारत सरकार का सबसे बड़ा गांधी के नाम पर पुरस्कार वो इस संस्था को दिया जा रहा है जो महिलाओं के ऊपर हिंसा करने की वकालत को बेच रही है आज बाजार में। तो मेरी फिक्र वही थी, इसलिए मैंने आपसे चर्चा की। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो है मेरी बात थोड़ी टूटी फूटी तरीके से मैंने कही है, मैं उस तरह से बहुत व्यवस्थित वो साक्षात्कार नहीं दे सकता। मेरी उम्र भी ज्यादा है, स्मृति भी ज्यादा हो गई, स्मृति भी खराब हो गई। नहीं, आपकी बहुत अच्छी स्मृति है। हाँ, तो मैंने जो कुछ भी जितना हो सका आपको बताया, इसमें आप जो उचित समझे उसको ले ले। जी, मैं केवल इसी बात को रिकॉर्ड के लिए आपसे दोहरा रहा हूँ कि गीता प्रेस का जो जी, आज हमको ये बताइए कि आज तो भारत की जो सत्ता है, हाँ, यदि महिलाओं के खिलाफ इतना नहीं बोलती, नहीं, ये कोई मोदी और भाजपा सरकारें ऐसा नहीं बोलती, लेकिन उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सहमति जो मनुस्मृति है उसकी प्रति सहमति प्रकट कर दी है। ये सहमति से अधिक प्रोत्साहन और सम्मान किया है उसका। हाँ, मनुवादी हिंसा का। और ये लड़ाई देखिए सुनील कुमार जी जारी है जी, और ये लड़ाई जारी है। इस लड़ाई में हम पराजित नहीं हैं। हाँ, मैं मानता हूँ। हाँ, हम पराजित नहीं हैं। ये लड़ाई जारी है और जारी रहेगी ये लड़ाई। ये एक चीज मैं और समझना चाहता था आपसे। गीता प्रेस ने नगद राशि लौटा दी है, कहा है कि हम मंजूर नहीं करेंगे, लेकिन सम्मान उन्होंने मंजूर किया है। नहीं, ये तो एक प्रकार की धोखाधड़ी है। हाँ, तो राशि की उनको जरूरत नहीं, उनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं। अरबों रुपए ये उनके पास कोई राशि की कमी नहीं है। पूरा एक जमाने में जो मारवाड़ी पूंजी थी वो तो पूरी तरह से मतलब गीता प्रेस को समर्पित थी। बिल्कुल। महावीर प्रसाद, मुझे ये पता है कि महावीर प्रसाद पोद्दार के जो मारवाड़ी पूंजीपति थे देश भर में, कलकत्ते में और राजस्थान में, रतनगढ़ में, हर जगह, ये सब लोग उनको बहुत मानते थे, सम्मान देते थे और उनके कहने पर लाखों करोड़ रुपए गीता प्रेस को समर्पित कर देते थे। जी, तो बिल्कुल यही इतिहास है उनका। हाँ, यही संपत्ति की उनको कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं। अगर वो संपत्ति लेते तो थोड़ा धोखे में आ जाता मामला जो है। हाँ। इसलिए ये धोखा दे दिया उन्होंने आपको बहुत ही सावधानी के साथ जो है। ये ने जो गांधी के नाम पे पुरस्कार ले लिया और राशि लौटा दी, तो महानता भी दिखा दी, क्योंकि वो महानता की जरूरत नहीं थी उनको उस राशि की। और गांधी के नाम पर गांधी विरोधी नीतियों के चलते हुए भी उन्होंने इसको मंजूर कर लिया। जी हाँ जी, चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत समय दिया। थैंक यू। अभी आपने सुना कि ज्ञान रंजन जी ने इस पूरे विवाद पर क्या कहा है। मैं केवल इस बात की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि फेसबुक पर कृष्ण कल्पित ने ज्ञान रंजन जी के हवाले से जो कुछ कहा है, ज्ञान रंजन जी को जब मैंने सही संदर्भों में सवाल किए, उनको संदर्भ गिनाए कि इन संदर्भों में मैं उनके जवाब चाहता हूं, तो उन्होंने बिल्कुल ही अलग बातें कही हैं। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि किस तरह से गीता प्रेस का हाल आज बहुत ख़राब हो चुका है, बहुत गिरावट आ चुकी है उसमें। उन्होंने ये भी कहा कि आज की मोदी सरकार की जो सोच महिलाओं के बारे में है, जो मनुस्मृति की उनकी सोच है, उसका उन्होंने एक तरीके से ये सम्मान किया है। ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने कही है, आपने सुनी है वो बातें। मैं उनको दोहराते हुए थोड़ा सा गड़बड़ा सकता हूँ, इसलिए मैं उनको दोहरा नहीं रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि ज्ञान रंजन जैसे वरिष्ठ साहित्यकार जो कि फेसबुक वगैरह पर एक्टिव नहीं है या शायद नहीं है वहाँ पर,
उनके नाम से जिस तरह की बातें लिखी गई, उससे देश में पढ़ने लिखने वाले लोग, उनको जानने वाले लोग, जो प्रगतिशील सोच रखते हैं, जो कट्टरपंथ के खिलाफ हैं, उन लोगों ने किस तरह से हैरानी जाहिर की थी कि ज्ञान रंजन ऐसा कैसे कह सकते हैं। मैं भी उनमें से एक था, इसलिए मैंने उनसे बात की और इसलिए मैं उसको सामने रख रहा हूँ आपके। आप देखिए कि उन्होंने किस तरह से कहा है कि बहुत ही कट्टरपंथी कठमुल्ला हावी हो गए हैं गीता प्रेस पर। ये उनके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। इसके साथ ही ज्ञान रंजन जी ने जिस तरह से उत्तर भारत के हिंदू समुदाय के बारे में दकियानुसी होने की जो बातें कही है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वो गीता प्रेस से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन उन्होंने एक व्यापक संदर्भ में कहा है। तो मैं ये कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ कि कृष्ण कल्पित ने ज्ञान रंजन के नाम से फेसबुक पर जो लिखा है, उस पर भरोसा करने के पहले, उसको संपूर्ण तथ्य मान लेने के पहले आप ज्ञान रंजन जी की बात सुनिए। ये बात करीब करीब 15 मिनट की रिकॉर्डिंग है। इसमें मैंने साफ साफ उनसे सवाल किए हैं, उन्होंने साफ साफ मुझको जवाब दिए हैं। इस 15 मिनट की बातचीत को हम तकरीबन पूरा ही आपको दिखाएंगे, पूरा ही सुनाएंगे आपको। आप इसको सुनिए। गीता प्रेस का विवाद इतना छोटा विवाद नहीं है कि कृष्ण कल्पित या एक किसी और साहित्यकार, लेखक, कवि के लिखे हुए हम ज्ञान रंजन की बातों को बिना संदर्भ के सच मान लें। आपने 15 मिनट की मेरी इस बातचीत को सुना है, आप खुद ही तय कीजिए कि ज्ञान रंजन ने उनको क्या कहा है, ऐसा उन्होंने लिखा है, और ज्ञान रंजन क्या कहना चाहते हैं जब मैंने उनसे सही संदर्भों में सवाल किए हैं। तो आज की ये बातचीत यहीं पूरी होती है। ये दो लेखक, दो साहित्यकार, इनके बीच की बात थी। मैं तो लेखक साहित्यकार नहीं हूँ, मैं अखबार नवीस हूँ, लेकिन मैं इसमें घुस गया तथ्य को सामने रखने के लिए, सत्य को उजागर करने के लिए। इसको देखिएगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, जानकारी बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी। हम फिर मिलते हैं किसी और खबर को लेकर। फिलहाल आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, महत्वपूर्ण लगते हैं, तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा।